उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ की नई भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। अभी हाल ही में दिसंबर यानी 21 दिसंबर 2021 को एक नोटिस जारी की गई थी। उस नोटिस के अंतर्गत समस्त बीएसए से खंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने की बात कही गई थी। इससे पहले भी 2 बार नोटिस और जारी की गई थी। तो इस समय जो है सरकार द्वारा रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और जैसे ही रिक्त पदों का ब्यौरा आ जाएगा, ये सारा रिक्त पदों का ब्यौरा जो है लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा और वहां से आपको खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2022 का नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में एक वीडियो बनाइए, इसमें A to Z सारी चीज़ें बताइए कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एज लिमिट क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो A to Z सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे पास दोस्तों तो ये नोटिफिकेशन है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2019 का। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आपकी ये वैकेंसी होती है खंड शिक्षा अधिकारी की, ठीक है, इसका जो ग्रेड पे होता है 4800 होता है। यानी जो ग्रेड पे पीजीटी टीचर का होता है सेम ग्रेड पे आपका यहाँ पर 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है। और अगर यहाँ पर आपकी जॉब लगती है तो मिनिमम ये है कि 65,000 के ऊपर ही आपकी सैलरी की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, पीजीटी वाली सेम सैलरी आपको मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिक्षा शास्त्र स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता। यदि स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में ना हो तो राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या अराजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त LT डिप्लोमा। यानी सिंपल सी बात यहाँ पर ये की गई कि आपका जो है यहाँ पर किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक में स्नातक उपाधि यानी आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात ये बीएड या फिर LT डिप्लोमा। LT डिप्लोमा पहले चलता था, फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है। तो अगर आपके पास बीएड की डिग्री है, ठीक है, आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, उससे मतलब नहीं है। आपका बीएड है या LT डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा जाता है, PG यहाँ पर मांगा नहीं जाता है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पर ये बोली गई है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्यकारी ज्ञान परंतु अन्य बातों के समान होते हुए भी उन अभ्यर्थियों का अधिमान दिया जाएगा जिनके पास राजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से बेसिक शिक्षा में LT डिप्लोमा हो या जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय या अन्य राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षण का किसी पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा हो। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अगर आपको हिंदी आती है तो आपका यहाँ पर काम है और कुछ भी दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी में मेन है वो आपका यही है कि आपका बीएड या LT का डिप्लोमा हो, साथ में हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब अधिमान्य अर्हता में बोला गया कि अगर आपके पास 2 वर्ष का प्रादेशिक सेना में आपने सेवा की है तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। NCC का B प्रमाण पत्र तब भी आपको वरीयता दी जाएगी, लेकिन अधिमानी में है, ये कंपलसरी नहीं है। आयु के बारे में बात कर लेते हैं। तो आयु के बारे में यहाँ पर बोला गया कि कम से कम जो आयु है 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होते हैं उनको ऊपरी सीमा में नियमानुसार छूट का भी प्रावधान यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे कि पदों की संख्या कितनी हो सकती है, तो जब 2019 में पहली बार विज्ञापन जारी किया गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा तो यहाँ पर 309 पद थे। तो पदों की संख्या लगभग इतनी ही रहेगी या इससे भी कम हो सकते हैं, ज़्यादा होने की कोई भी गुंजाइश नहीं समझ में आ रही। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे नीचे कुछ अन्य चीज़ें। तो एलिजिबिलिटी आयु सीमा आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आपका रिटन एग्जाम होता है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं करवाया जाता है। लेकिन जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो 2 फेज में होगा। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। तो अब यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न को समझ लीजिए, किस तरीके से पेपर आएगा, पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा आपका। तो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो आपकी 2 घंटे की होगी। ठीक है, 120 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और
टोटल जो पूर्णांक होगा वो 300 नंबर का होगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि एक क्वेश्चन लगभग आपका 2.5 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो नीचे यहाँ पर देखिए दिया गया है। इसमें सामान्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति आएगा, भारतीय कृषि एवं वाणिज्य व्यापार आएगा, जनसंख्या पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण आएगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन आएगा, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम आएगा, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता आएगा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति कृषि उद्योग व्यापार रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, साथ में प्रारंभिक गणित भी आएगा हाई स्कूल स्तर तक, जिसमें अंकगणित बीजगणित रेखागणित तीनों आपका आएगा। तो इतना आपका प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। देखने में भले लग रहा हो कि ये बहुत आसान है, बहुत कम पाठ्यक्रम है, लेकिन जब इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस ही हो जाता है। अब जो अभ्यर्थी रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे वो पहुँचेंगे यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए। तो मुख्य परीक्षा को आप लोग जान लीजिए, मुख्य परीक्षा में जो आपके पेपर होंगे वो 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो पहला पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें आपका पूर्णांक 200 रहेगा, समय 3 घंटे का मिलेगा। और इसका जो दूसरा पेपर होगा मुख्य परीक्षा का वो सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा। ये आपका ऊपर वाला जो रहेगा MCQ बेस रहेगा और ये नीचे वाला जो रहेगा परंपरागत रहेगा या डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका रहेगा। अब दोस्तों जो आपका पेपर 2 होगा, पेपर 2 देखिए इसमें सामान्य हिंदी होगा आपका और निबंध होगा। ठीक है, तो सामान्य हिंदी आपका 100 नंबर का होगा और जो हिंदी निबंध है ये भी 100 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के पेपर 2 200 नंबर का और जो पेपर 1 है ये भी आपका 200 नंबर का। ठीक है, अब प्रथम खंड के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका अपठित गद्यांश का संक्षेपण आएगा, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। शासकीय अशासकीय आपको लेटर लिखना आना चाहिए, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद भी आना चाहिए, साथ में अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव और जो भी ग्रामर होती है हिंदी की वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। द्वितीय खंड में आपका हिंदी निबंध आएगा, इसमें आपका क्या होगा 2 आपको निबंध लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आ नंबर और बा नंबर 2 अलग अलग क्वेश्चन टाइप होंगे और इसमें आपको 2 निबंध लिखने होंगे। आ के अंतर्गत 3 टॉपिक मिलेंगे और बा के अंतर्गत भी 3 टॉपिक मिलेंगे। तो इनमें से दोनों टॉपिक से मतलब आ और बा से एक एक निबंध आपको लिखना होगा। और यहाँ पर शब्दों की सीमा जो दी गई है 700 शब्द कुल मिलाकर के आपको निबंध के रूप में लिखने होंगे। अब कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट करके कि देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी 400 नंबर की होगी। सामान्य अध्ययन यानी पेपर 1 में आपके जो होंगे वो प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगी। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी खंडों में प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड आ के अंतर्गत 10 प्रश्न आएंगे जो कि सामान्य उत्तरीय होंगे, अधिकतम 125 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक है, एवं प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा। इसके बाद खंड बा जो होगा इसके अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे जिसको आपको अधिकतम 50 शब्द में लिखना होगा, एक प्रश्न 6 नंबर का होगा। इसके बाद खंड सा होगा, इसके अंतर्गत 20 प्रश्न आएंगे लेकिन ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके होंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई ये आपके पेपर 1 के लिए थी, जो मुख्य परीक्षा में आपका पेपर होगा इसके लिए। अब 2 चीज़ें और जान लीजिए आप लोग कि प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में वही अभ्यर्थी क्वालिफाई करेगा जो वैकेंसियों के सापेक्ष 13 गुना रिक्तियों में अपनी जगह बना पाएगा। मतलब प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में 13 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात यह कि प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी प्रारंभिक परीक्षा में होगी। ठीक है, और जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी, फाइनल मेरिट केवल आपकी मुख्य परीक्षा के आधार पर बनेगी। प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है, आपको 13 गुना में अपना स्थान बनाना है, यानी अधिक से अधिक स्कोर करना होगा तभी आप स्थान बना पाएंगे। बाकी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग रहेगी, एक बार क्वालिफाई कर गए तो आप मुख्य परीक्षा में पहुँच जाएंगे। ठीक है, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी 400 नंबर के हिसाब से बनेगी, जो कि मुख्य परीक्षा का आपका पूर्णांक है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न लोगों द्वारा पूछे जाते हैं तो मैं उनका उत्तर बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर बीटीसी वाले या डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते हैं। बीटीसी डीएलएड वाले यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्या यहाँ पर बीएलएड वाले आवेदन कर पाएंगे? तो बीएलएड के बारे में पिछली बार तो कोई प्रावधान नहीं था, इस बार हो सकता है इनको मौका दिया जाए। तो अभी फिलहाल ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है। जो भी लोग
4 वर्षीय BLED कोर्स कर रहे हैं, किए हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नोटिफिकेशंस के माध्यम से सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। अब क्या यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी राज्य के अभ्यर्थियों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यह इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।